नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम आप सभी का। अब हम आपके सामने आज की लाइव प्रस्तुति नाटक हंसुली का मंचन करेंगे। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि समूहन कला संस्थान के दल के जितने कलाकार हैं उसमें से बहुत सारे कलाकार, कुछ लोग अपने घरों से रह करके हमारे रिहर्सल में आते जाते हैं और कुछ लोग हमारे संस्थान के ही एक छोटे से हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में रहने वालों की संख्या कलाकारों की 7 है। उस 7 में से 4 लोग इस लॉकडाउन के दौरान हॉस्टल में ही रहे, 3 लोग जो घर पर थे वो घर पर ही रह गए और जो हॉस्टल में थे उन्होंने घर ना जाने के लिए कोई उनको अप्रसन्नता नहीं थी, बल्कि वो प्रसन्न थे कि हम वो हॉस्टल में ही रह करके अपना अभ्यास करेंगे। और अभ्यास के दौरान ही ये बात उपजी कि कुछ न कुछ प्रस्तुतियां भी की जाए। शुरुआत में हम लोगों ने 5-6 एपिसोड संगीत के कार्यक्रम के किए और नाटक का आज ये पहली प्रस्तुति करने जा रहे हैं। नाटक की प्रस्तुति लाइव किया जाए या ना किया जाए इसके बारे में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन उसके बावजूद जो भी है, जैसा भी है, परिस्थितियों के अनुसार समय की मांग है। आपका स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये 4 कलाकार सिर्फ हमारे पास थे, हमें मिला करके 5 लोग और हमारे सामने जो हमारे पड़ोसी मददगार थे, जिनकी वजह से हमें कभी भी बाहर जाकर ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी और हम लोग एक ही स्थान, एक ही सेंटर पर हमेशा रहे और अपना काम करते रहे। उन लोगों ने भी समय समय पर कभी प्रकाश के लिए तो कभी कैमरा मोबाइल पकड़ने के लिए वो हमारी मदद करते रहे और मदद करते करते वो आज खुद भी इस आयोजन का एक हिस्सा हो गए हैं। हमारे रचनात्मक दोस्त जो संजीव पांडे जी हैं, वो भी हमारे पड़ोसी हैं और सृजन विजन की तरफ से संजीव जी और एक आध सदस्य मिल करके जो हमारे पड़ोसी हैं, सत्यम जी, वो सब लोग मिल करके उन्होंने प्रकाश, म्यूजिक और सारी चीज़ें संभाल लिया और हमें किसी भी बाहर से किसी भी को भी आमंत्रित करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो इस संस्थान के परिसर के अंदर हैं उन लोगों ने ही इस कलाकार को, हालांकि 12 कलाकार इस नाटक में, 12 लोग मंच पर होते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक इसका नया संपादित संस्करण बनाया है, लेकिन उससे नाटक की आत्मा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। जो साथी कलाकार यहीं हॉस्टल में रहते हैं वो कहीं भी इस पूरे लॉकडाउन के दौरान बाहर नहीं गए। उसके बावजूद जो आवश्यक निर्देश है सोशल डिस्टेंसिंग के, उसका पालन लगातार किया जा रहा है। नाटक के दृश्यों में जो पात्र एक दूसरे के निकटतम संपर्क में दिखाई देते हैं, दृश्य में स्पर्श करते हैं या हाथ पकड़ते हैं, ऐसे सारे दृश्यों को भी संशोधित किया गया है और सभी दृश्यों को में हम कलाकारों के बीच 2 फुट से 3 फुट या उससे अधिक दूरी रखने का प्रयास किए हैं। कभी कभी किसी दृश्य में 2 फुट या इससे ज़्यादा गैप हो पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हुआ, लेकिन हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इसको पूरा का पूरा बनाने की कोशिश की है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम नाटक के बाद आपसे प्रतिक्रिया आपके कमेंट्स के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लेते रहेंगे। आपका आशीर्वाद चाहेंगे। जो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन सभी लोगों का मैं फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए प्रस्तुति का आरंभ करता हूं। लीजिए, प्रस्तुत है नाटक हंसुली। दिन धागिने धागिने दिन धागिने धागिने दिन धागिने धागिने दिन धा दिन धागिने धागिने दिन धागिने धागिने दिन धागिने धागिने दिन धा दिन धागिने धागिने दिन धागिने धागिने दिन धागिने धागिने दिन धा। आज यो गणेशा रंग भुवन तोहे मोदक खूब खिलाएंगे और कथा एक सुनवाएंगे। आज यो गणेशा रंग भुवन तोहे मोदक खूब खिलाएंगे और कथा सुनवाएंगे। एक कथा आज जो है हर घर की, कुछ तेरी है कुछ है मेरी। एक
नमस्कार। आज आप सबके लाइव आगमन से दिल में इतना हर्ष, इतना सुकून और इतनी खुशी मिल रही है कि आपको बता नहीं सकता। प्रणाम करता हूं आप सबको। अब आपको तो पता ही है कि पहले हम सब दादा दादी के साथ बैठकर कितनी कहानियां सुना करते थे। परिवार के साथ बैठकर कहानियां सुनने, गपशप करने और बैठकी करने का जो आनंद है ना भैया, उसके आगे दुनिया का सारा आनंद फीका है। मगर आज कितने दूर हो गए हैं हम लोग। उन कहानियों की याद बहुत सताती है। परिवार के साथ बैठकर जब हम कहानियां सुना करते थे तो कितनी बातें होती थी। घर के लोगों के साथ बैठकर सुनी गई ये कहानियां ऐसा सैनिटाइजर होती थी जो हम सबको प्यार और नेकी का पाठ पढ़ाकर हमारा मन साफ रखती थी। मगर आज एक ही घर में रहते हुए कितने अलग थलग पड़ गए हैं हम अब। और रही सही कसर जिंदगी की इस चूहा दौड़ ने पूरी कर दी है। सामने से गुजरते हुए भी मुस्कुराकर नजरें नहीं मिलाते, रिश्तों में गर्माहट क्या खाक बचेगी। आपदा के इस समय में आपसे ना मिल पाना बहुत अखरता है साहब, बहुत अखरता है। इसीलिए आज आपको सामने पाकर खुशी से थोड़ा पगला सा गया हूं और ना जाने क्या है बाएं बके जा रहा हूं। आज फिर हम और आप बैठकर एक कहानी कहेंगे। एक बात बताऊं भैया, माँ की बहुत याद आ रही है। आपको याद है आखिरी बार कब हमने माँ के साथ बैठकर कहानी सुनी थी? खैर, अब तो जिंदगी ही कहानियों का पुलिंदा बनकर रह गई है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी कहानियां गढ़ती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सीख बनती हैं। अच्छा देखिए, आज पहले मैं कहानी कहूंगा, ठहरिए जरा दीपक जला लूं। हाँ, तो मैं कहानी की बात कह रहा था। हमारे घर के पास ही एक स्थान है, मालटाली। वहीं पर मेरे एक पड़ोसी मित्र अध्यापक हैं, अखिलेश बाबू। आज उन्हीं की कहानी सुनाता हूं आपको। एक गांव में रहने वाले लोगों में एक परिवार था, बाकेलाल और माया देवी का। साथ आज सामरे बरसाने में तुम्हें रंग में खूब डुबाऊंगी, होली का मजा चखाऊंगी। आज सामरे बरसाने में तुम्हें रंग में खूब डुबाऊंगी, होली का मजा चखाऊंगी। होली है।
पर अबीर गुलाल उड़ाऊंगी, होली का मजा चखाऊंगी, घुघराली तेरे बाल बाल पर अबीर गुलाल उड़ाऊंगी, होली का मजा चखाऊंगी। आ जाइए सामरे बरसाने में तो बिरंगे खूब डुबाऊंगी, होली का मजा चखाऊंगी। रा 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 होली है रा 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 रा। आई है रंगों की होली, कान्हा तू न करना बरजोरी, आई है रंगों की होली, कान्हा तू न करना बरजोरी। तेरे नाजुक तेरे नाजुक तेरे नाजुक नाजुक हाथों में चूड़ियां मैं पहनाऊंगी, होली का मजा चखाऊंगी। तेरे नाजुक नाजुक हाथों में चूड़ियां मैं पहनाऊंगी, होली का मजा चखाऊंगी। का हो भैया सुंदर लाल, नाम हो सुंदर और मुंह है लाल, का आज भौजी फिर कपड़ा धुआई न का? अरे चुप कर बुद्धू हट गवा, जो कपड़े न धोवे सुंदर लाल तो भौजी इनको धो डाले और कर दे लाल। ना हो भैया। अरे निराश कौन होता है बिन्नू, आज तो आशा मिली भी थी, पर क्या करे साथ में उसके पति और बच्चे भी थे। तनन तनन दे तनन तनन दे तनन तनन दे ना, तनन तनन दे तनन तनन दे ना, तनन तनन दे तनन तनन दे तनन तनन दे ना, तनन तनन दे तनन तनन दे तनन तनन दे ना। घुघर 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 दिना, घुघर 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 दिना। सब सखियां मंगल गाओ, कान्हा को आज रिझाओ, सब सखियां मंगल गाओ, कान्हा को आज रिझाओ। मतवारे 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 उसके नैन नैन में काजल खूब लगाऊंगी, होली का मजा चखाऊंगी। मतवारे उसके नैन नैन काजल खूब लगाऊंगी, होली का मजा चखाऊंगी। अरे सिया, नंदोई जी को नहीं लाई साथ? अरे जरा हम ही रंग लगा लेते उनको। माँ को मिलने बार-बार चली आती हो सो तो ठीक है, पर नंदोई जी को भी साथ लाया करो, कहीं चिड़ैया उड़ न जाए हाथ से। अरे किट्टू दीदी, माँ को देखने का तो बस बहाना है, असल में नंदोई जी घास न डाले शीला को, तभी तो बार बार भाग के मायके चली आवत नंदरानी। माया भाभी, मैं माँ को देखने इसलिए बार-बार मायके आती हूँ ताकि मैं उनका विश्वास जीत सकूं। देख लेना भाभी, अब तो मैं माँ की हंसुली लेकर ही रहूंगी और तुम देखती रह जाओगी। फागुन के उड़ते रंगों के बीच बातों के फव्वारों की मार तो परिहास के लिए होती है, पर इससे कभी कभी रंग में भंग भी पड़ जाता है। अब माया और शीला के बीच ननद भौजाई की बदकही में कही गई बात मजाक थी या नहीं, ये तो शीला ही जानती होगी, पर माया को ये बात बहुत नागवार लगी। हंसुली सिर्फ एक आभूषण ही नहीं वरन परिवार की सत्ता का सूचक भी है, और अपनी सत्ता चलाना किसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ग्रामीण परिवारों में घर की बुजुर्ग महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली हंसुली को प्राप्त करने के लिए घर की बहुएं लालायित रहती हैं। हंसुली पर हक
मतलब परिवार की सत्ता की बागडोर पा लेना। और साथ ही आभूषण के प्रति तो महिलाओं का आकर्षण होना एक स्वाभाविक बात है, आप सभी जानते हैं। इसीलिए माया शीला की बात से परेशान हो उठी कि कहीं वो सचमुच हंसुली को हत्या न दे। उसके कानों में शीला की कहीं बस यही एक बात गूंज रही थी, देख लेना भाभी, अब तो मैं माँ की हंसुली लेकर ही रहूंगी। रात को बाके जब खाना खाने बैठा तो माया ने बाके से कहा, देखो तुम्हारी बहन यहाँ माँ को देखने कम और माँ की हंसुली पाने के फिराक में ज्यादा आती है। देखो तुम्हारी बहन यहाँ माँ को देखने कम और माँ की हंसुली पाने के फिराक में ज्यादा आती है। वो स्वभाव की लालची है। वो ये कैसे भूल रही है कि मैं इस घर की इकलौती बहू हूँ। तुम अनायास ही परेशान हो रही हो माया। अब शीला का स्वभाव तो बचपन से मजाकिया रहा है। उसने तुमको तंग करने के लिए मजाक में ऐसा कह दिया होगा, पर शीला एक तरह से ठीक भी तो कह रही है। हंसुली हमारे घर की पुश्तैनी संपत्ति है और शीला इस घर की बेटी है, तो इस लिहाज से हंसुली पर उसका भी तो हक बनता है। शीला इस घर की बेटी जरूर है, पर ये मत भूलो कि अब उसकी शादी हो गई है। यहाँ का रिश्ता केवल रिश्ता तक ही रखे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आना जाना बंद कराना मुझे चुटकियों में आता है। और हाँ, इस रिश्ते में पारिवारिक संपत्ति की लेन देन की बात बेमानी है। शीला का रिश्ता यहाँ मान मनव्वल का है और यहीं तक रहे तो ठीक है, नहीं तो मजाक गंभीर बातों में अच्छा नहीं होता माया। मजाक मजाक तक ही रहे तो ठीक है। मजाक, वाह, बड़ा अच्छा मजाक कर रहे हैं दोनों भाई बहन मिलकर। तो क्या मुझे भी इस बात को मजाक समझकर भूल जाना चाहिए? नहीं माया, नहीं, ऐसी गलती भूल कर भी ना करना। लग जा सासू माँ के पीछे और जैसे तैसे उन्हें खुश कर, नहीं तो तेरी हंसुली नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माया हर समय इसी प्रयास में रहती कि कैसे अपनी सास को अपने पक्ष में कर सके। समय यूं ही बीतता रहा। माया ने लंबे समय तक संघर्ष किया कि उसकी सास चिंता हंसुली उसे दे दे, पर चिंता टस से मस ना हुई। समय का पहिया चलता रहा। शामें बीतती गईं, दिन ढलता रहा। समय कहाँ कभी रुकता है, सब उसके आगे झुकता है। मौसम बदले, गांव बदले, चाहे बदले कोई शहर, चलता रहता वो हमेशा अपनी ही मनमर्जी पर। बादल भी रास्ता बदले अपना, पेड़ भी पत्ते बदले अपना, पर कोशिश माया ने न छोड़ी। क्या पूरा होगा उसका सपना? समय का पहिया चलता रहा। शामें बीतती गई, दिन ढलता रहा। माया की कुल कोशिशों के बाद भी चिंता ने तब तक हंसुली उसे नहीं दी जब तक उसका शरीर और उसका दिमाग उसके नियंत्रण में रहा। माया अपनी कोशिश में लगी रहती, पर उसकी सांस पिघलने को बिल्कुल तैयार ना थी। समय का पहिया चलता रहा। शामें बीतती गई, दिन ढलता रहा। कुछ दिनों बाद एक बदलाव आया। घर में खुशियों को
आंगन में माया के आई नई किरण इस सूरज की। पुत्र दो और पुत्री एक, लगते भगवन मनस्सी। बाकी माया और चिंता की खुशी का ना ठिकाना रहा। शामें बीतती गईं, दिन ढलता रहा। समय का पहिया चलता रहा। माया के तीनों संतानों से घर खुशियों से भर उठा। पोते गौरव और चंदन तथा पोती नंदा के साथ चिंता का मन खूब लगने लगा। इधर माया ने कर्तव्य निष्ठा के साथ घर गृहस्थी संभाल ली, तो उधर चिंता भी माया से प्रसन्न रहने लगी थी। पर हंसुली हंसुली तो अब भी चिंता के ही पास थी। बच्चे जहाँ बड़े होने लगे तो वहीं चिंता की तबीयत खराब रहने लगी। तो एक दिन चिंता माया के पास आई और प्यार से बोली, इस घर की इकलौती बहू हो और तुमने मुझे पोते पोतियों का सुख दिया है। तुम मेरी देखभाल करती हो। मैं चाहती हूँ परिवार की पुश्तैनी निशानी हंसली को अब से तुम पहनो। माया का अथक परिश्रम, उसके मन की मुराद आज जाकर कहीं पूरा हुआ। बहुत देखभाल और सेवा के बाद भी स्वास्थ्य में लगातार आ रहे गिरावट के कारण चिंता रुग्ण हो चली और फिर एक दिन उसका देहांत हो गया। बाकी के परिवार में हंसुली अब माया के पास है। उसकी प्राप्ति के प्रयास में माया को किया गया अपना एक एक संघर्ष याद आता, और याद आता वो दिन जब उसकी संतान के जन्म से उसकी राह कुछ आसान हो चली थी।
यादों का वो खुशनुमा पल उसकी आंखों के आगे कुछ यूं तैर जाता मानो आज की ही बात हो। कौने नगर में गुल हुआ है, कौने नगर में शोर, कौने नगर में गुल हुआ है, कौने नगर में शोर, मोरे ललना कवने हो नगरिया के बीच हो राम के नाम भैले हो, मोरे ललना कवने हो नगरिया के बीच हो राम के नाम भैले हो। गोकुला नगर में गुल हुआ है, मथुरा नगर में शोर, गोकुला नगर में गुल हुआ है, मथुरा नगर में शोर, मोरे ललना अवध बीच हो राम के नाम भैले हो। ऐली ना नदिया पलंग चढ़ी बैठे भुइया धरेला पाँव, ऐली ना नदिया पलंग चढ़ी बैठे भुइया धरेला पाँव, मोरी ननदा दूधवा हो धोआब तोहरा पाँव हो अचरवन पोछब हो, मोरी ननदा दूधवा हो धोआब तोहरा पाँव हो अचरवन पोछब हो। सब गहना में कंगना बड़ा है, उहे हम तुमसे ले, सब गहना में कंगना बड़ा है, उहे हम तुमसे ले, मोरे भौजी हम नाही लेबै अनधन सोनवा हम लेबै गरवानु हो, मोरे भौजी हम नाही लेबै अनधन सोनवा हम लेबै गरवानु हो। कंगने मांगे ननदी लाल की बधाई, कंगने मांगे ननदी लाल की बधाई, कंगने मांगे ननदी लाल की बधाई, कंगना तो है मेरे बाप की कमाई, कंगना तो है मेरे बाप की कमाई, अठनी लीला ननदी लाल की बधाई, अठनी लीला ननदी लाल की बधाई, कंगने मांगे ननदी लाल की बधाई, कंगने मांगे ननदी लाल की बधाई। हमके न चाही अनधन सोनवा, हमके न चाही अनधन सोनवा, कंगने देदा हमके लाल की बधाई, कंगने देदा हमके लाल की बधाई, कंगने मांगे ननदी लाल की बधाई। भैले महंगी में लाला नामा कैसे सपरी, ओ भैले महंगी में लाला नामा कैसे सपरी, रंग दजवाई कजरा ललन को मांगे अपनाने, रंग दजवाई कजरा लगन को मांगे अपनाने, नेह के बदले ठेन दिखाई पिया गए परदेस, चाबी ले गई सजनवा कैसे सपरी, चाबी ले
पता ही नहीं चला। माया के तीनों बच्चे गौरव, चंदन और नंदा अब जवान हो गए हैं। घर में दोनों बेटों के विवाह की तैयारी हो रही है। बच्चों की घर गृहस्थी बस जाए और वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इसी मंशा से घर पर आ रहे रिश्तों में से रिश्ता पसंद करके बांके ने गौरव और चंदन का विवाह कर दिया। घर में दो बहुएं आ गई। बड़ी बहू लीला और छोटी बहू मंजू घर का सारा कामकाज देखने लगी। लीला और मंजू की भी आपस में अच्छी पटरी बैठ रही थी और नंदा भी दोनों भाभियों से घुल मिल गई। घर का माहौल खुशनुमा है, पर क्या कहें महोदय, ये समय भी ना बड़ी अजीब चीज है। क्या क्या खेल दिखाता है। वो कहते हैं ना कि वक्त अपने आप को दोहराता है। तो वक्त की बात, अब वक्त तो चलता है, वक्त बदलता है और वक्त के साथ हर शय बदलती रहती है। वक्त कभी बाबू मोशाय के रूप में राजेश खन्ना का है, तो कभी विजय के रूप में अमिताभ बच्चन का। और वक्त तो साहब हमारी एक पुरानी हिंदी फिल्मों का भी है। क्या बात है साहब, पुरानी हिंदी फिल्मों को याद करिए। हमारे राज कपूर साहब, याद है ना आपको? रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया। और इतना ही नहीं साहब, वक्त नाम की ही एक फिल्म भी आई थी 1965 में। अरे अपने बलराज साहनी साहब, और संगीतकार रवि का ऐसा संगीत। अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। है मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ये शौकिया ये बातपन जो तुझ में है, कहीं नहीं दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है, कहीं नहीं। ओए चप्पल यार, देखा साहब आपने, बस बहकने का वक्त मिला नहीं कि बहक गए। तो मैं वक्त की बात कर रहा था। अब माया को चिंता से हंसुली पाने की जो जद्दोजहद थी, वो तो कुछ भी नहीं थी जनाब। माया तो घर की इकलौती बहू थी ना, पर अब तो घर में दो बहुएं आ गई हैं। क्या लगता है आपको, क्या भविष्य में सब कुछ आसानी से निपट जाएगा? खैर, अब ये बात भी आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो बाकी और माया की चिंता नंदा के ब्याह को लेकर के है। माया, अब हमें नंदा के ब्याह के बारे में सोचना चाहिए। आपने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी यही सोच रही थी। अब शादी के लिए तो मैं लड़का देखना शुरू कर देता हूँ, पर मुझे चिंता इस बात की है कि विवाह में होने वाले लेन देन के खर्च को कैसे पूरा करूँगा। हमने तो अपने बेटे की शादियों में दहेज नहीं लिया, पर समाज हमारे जैसा नहीं है माया। देखो जी, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी जितनी हैसियत है वो वैसी शादी ढूंढ रहे हैं। हम अपने चादर के अनुसार शादी ढूंढेंगे। और हाँ, दुनिया में अच्छे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। मुश्किल उन लोगों तक पहुंचने की है। शादी के खर्चे में कुछ नरम गरम पड़ेगा तो अपनी हंसली बेच दूंगी। खर्चे का भार कुछ तो कम हो ही जाएगा। ठीक है माया, मैं भी कोशिश करता हूँ। माँ जी आगे चाय। हरी इच्छा।
रख दो। बहू, हम लोग नंदा की शादी के बारे में बात कर रहे थे। लीला ने चाय का प्याला रखा, अपने सास की बात सुनी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वो हंसली बेचे जाने की बात से मन ही मन खिन्न थी, सो उसने नंदा की शादी की बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसके चेहरे की भाव भंगिमा से उसकी नाराजगी साफ जाहिर थी। मन में हंसली प्राप्ति के लिए होने वाले जंग की योजना पर विचार करते हुए वो मंजू के पास पहुंची। क्या हुआ दीदी, कोई बात है क्या? मंजू, हम दोनों सास ससुर की माता पिता की तरह सेवा कर रहे हैं। क्या इसलिए कि वो हमारी पुश्तैनी संपत्ति को बेच डाले? आप इतना झल्ला क्यों रही हैं दीदी? आखिर बात क्या है ये तो बताइए। मंजू, खानदान की निशानी हंसली को बेचने का प्रबंध किया जा रहा है। क्या? हाँ मंजू, हंसली बेचकर नंदा की शादी का दहेज पूरा करने की तैयारी हो रही है। तुम नहीं जानती मंजू, परिवार की बड़ी बहू होने के नाते पैतृक निशानी हंसली पर मेरा अधिकार है और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई मुझसे मेरा हक छीने। दीदी, आप अपने हक की तो बात कर रही हैं, पर शायद गुस्से में आप ये भूल रही हैं कि मैं भी इसी घर की बहू हूँ और परिवार की पुश्तैनी संपत्ति पर जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी। देखो मंजू, पैतृक संपत्ति में तुम बराबर की हिस्सेदार हो सकती हो, पर हंसली हमारे घर की पैतृक परंपराओं की निशानी है और रीति के अनुसार उस पर बड़ी बहू का हक होता आया है। तो तुम्हें हंसली के हिस्से को लेकर कोई तकरार नहीं करना चाहिए। तकरार तो आप कर रही हैं दीदी, मैं तो समझौते की बात कर रही हूँ। इस घर की हर पुश्तैनी संपत्ति के साथ साथ हंसली में भी मैं अपना हक लेकर ही रहूंगी। हाँ मंजू, तुम तो जानती ही हो, जैसे माँ जी को उनकी सासू माँ ने पारिवारिक धरोहर के रूप में हंसली सौंपा था, उसी तरह माँ जी हम दोनों में से जिसे भी हंसली सौंप देंगी हम स्वीकार कर लेंगे। क्यों? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं? अरे मेरी प्यारी भाभियों, मैंने सब सुन लिया है। अपना खून हंसुली को लेकर क्यों जलाती हो? जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक तो हंसुली किसी को नहीं देने दूंगी, और जब इस घर से चली जाऊंगी तो हंसुली भी इस घर में नहीं रह जाएगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नंदा को तो मैं देख लूंगी। अभी जुम्मा 4 दिन बीते, अकल के दांत जमे हुए। इसके भैया से कहा कि वो डांट खिलवाऊंगी कि सारी हंसी भूल जाएगी। रही बात हंसुली की, तो लगता है अब मुझे हरकत में आना ही पड़ेगा। छोटी हो तो छोटी की तरह रहो, मेरी सास बनने की कोशिश ना करो। तो आप कहना क्या चाहती हैं? क्या हंसुली पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? ये तो अब समय ही बताएगा मंजू। ठीक है, तो फिर यही सही। मेरी जिंदगी का एक ही सपना, मेरी
मंजू की वर्षों से चली आ रही देवरानी जेठानी के प्रेम में खटास पड़ गई। साथ ही कहानी में एक और पेच पैदा हो गई। अब अभी तक तो लड़ाई लीला और मंजू के बीच त्रिकोणीय थी, पर अब ये नंदा के बीच में कूद पड़ने से लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। और भैया नंदा का हाल तो ये कि न खेलब देख खेलवे बिगाड़ब। बोली कि हंसुली न लीला की न मंजू की, खुद तीसरा परीख बनकर मैदान में कूद गई। रात को जब सब सोने चले गए तो इस लड़ाई की थर्ड पार्टी मेंबर यानी कि नंदा अपनी माँ के पास गई और बोली, लाओ माँ मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। नहीं बेटा, पैर दर्द नहीं कर रहा। हाँ, पता नहीं क्यों सर में दर्द है। तो लाओ सर दबा देती हूँ माँ। रहने दे बेटा। माँ, आज ना दोनों भाभियों में तुम्हारी हंसुली को लेकर काफी झगड़ा हुआ है। मुझे भी इस बात का कुछ कुछ आभास है नंदा। यही सब सोचते सोचते मेरे सर में दर्द होने लगा। माँ, मुझे तो लगता है इन्हें तुम्हारी तबीयत की जरा भी परवाह नहीं है। बस तुम्हारी हंसुली पर नजर गड़ाए बैठी रहती हैं दोनों। ना जाने किसकी नजर लग गई है इस घर को। माँ, अपनी इन बहुओं से सावधान रहना। इन्हें हंसुली हरगिज न देना। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी माँ। हाँ नंदा, मुझे सोने दे। सर दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। माया के सिर का दर्द अब रोज की बात हो गई है, या यूं कहें कि दर्द तो अब अस्थायी रूप से रहने लगा है। हालत बिगड़ता देख बाके ने माया से कहा, माया चलो अस्पताल चलकर दिखा लेते हैं। अस्पताल में देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए इनके सर के नस की स्वेलिंग बढ़ गई है, मर्ज बढ़ जाए तो खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज तो होगा? हाँ, अब इस हालत में तो ऑपरेशन कराना ही एक रास्ता है। आप जितनी जल्दी हो सके इन्हें एडमिट करवा दीजिए। डॉक्टर साहब ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? अब यही कोई 1 लाख के आसपास मान कर चलिए। एक दिन की दवा लेकर बाके गांव वापस आ गया। पैसों के लिए बेटों से बात की, पर कोई खास इंतजाम हो न सका। अंततः माया से बोला, माया ये हंसुली उतार कर हमें दे दो। क्यों? तुम्हारे इलाज के लिए। नहीं, हंसुली मैं नहीं दूंगी। ये पुरखों की थाती है। इसे गवा दूंगी तो जैसे जी ना सकूंगी। माया, नंदा की शादी के लिए मैंने 75,000 रुपए जुटा रखे हैं। शेष पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। तुम्हारी हंसुली साहूकार के पास गिरवी रखकर बाकी पैसों का इंतजाम कर लूंगा। और फिर तुम्हारी हंसुली कोई बेच थोड़ी न रहा हूं मैं। बस तुम किसी तरह ठीक हो जाओ माया। अब की बार की फसल बेचकर तुम्हारी हंसुली छुड़वा लूंगा और ये फिर से तुम्हारे गले की खूबसूरती बढ़ाएगी माया।
माया का ऑपरेशन भगवान कृपा और आप सबकी दुआओं से सफल रहा। अब 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। माया अब ठीक हो गई है। सुबह उठते ही माया ने बाके से कहा, अब मेरी हंसुली छुड़वा दो। बाके ने कहा, हाँ माया, मैंने भी यही तय किया है। आज गेहूं की फसल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे साहूकार का कर्जा चुका दूंगा और तुम्हारी हंसुली वापस लेता आऊंगा माया। शाम को बाके जब घर लौटा तो माया की हंसुली उसके हाथ में थी। माया, माया, माया। माया को उसकी हंसुली वापस मिल गई, मानो उसे दुनिया जहान की सारी खुशियां मिल गई हो। माया के लिए हंसुली से बढ़कर इस धरती पर कुछ भी नहीं था। समय अपनी गति से निर्बाध चलता रहा। नंदा की शादी भी ठीक ठाक हो गई। नंदा के लाख चाहने पर भी माया ने हंसुली उसे नहीं दी। नंदा के ससुराल जाने से लीला थोड़ी आश्वस्त हुई कि चलो अब माँ जी हंसुली उसे ही देंगी। ऐसे में एक दिन अपनी पोजीशन सुरक्षित रखने के प्रयास में लीला ने मंजू से कहा, मंजू, मंजू, यदि हंसुली के बदले में तुम कुछ चाहती हो तो बता देना, मैं पीछे नहीं हटूंगी। आखिर तुम रहने दीजिए। मैं सब समझती हूँ, ये अदला बदली मैं नहीं जानती। हंसुली पर जितना आपका अधिकार है उतना ही मेरा भी। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, बस। बस बहुत हो गया। इतने दिनों से शराफत दिखा रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है। आप पिताजी से बात करके देख लो। जल्द ही कोई हल नहीं निकला तो मुझे ही कोई कदम उठाना होगा। फिर मत कहना कि मैंने इस घर की इज्जत बस करो मंजू। अरे मैं इस बारे में पिताजी से बात करके देखता हूँ। बाबूजी, वो अम्मा की हंसुली के कारण बड़ी दिक्कत आ रही। भाभी और मंजू में कई बार कहा सुनी भी हो चुकी है। भाभी अपने हक के लिए जिद खाए बैठी हैं, तो मंजू कुछ मानने को तैयार नहीं। आए दिन होने वाले झगड़ों से बात आस पड़ोस में भी फैलने लगी है। घर की क्या इज्जत रह जाएगी बाबूजी? ठीक है, बात करूंगा तेरी अम्मा से। माया, माया जी। तुम्हारी हंसुली के लिए दोनों बहुओं की लड़ाई अब घर के बाहर जाने लगी है। तुमने हंसुली के उत्तराधिकारी का चयन कर लिया है या नहीं? इसमें चयन करने वाली कौन सी बात है? चलन के अनुसार हाँ, इस पर घर की बड़ी बहू का। ठीक है, पर मंजू भी तो इस घर की बहू है। हंसुली पर उसका भी तो हक है। देखो जी, बाप दादा के जमाने से जो होता आया है उसके अनुसार घर के रीत रिवाज बड़ी बहू निभाती आई है। सो पहला हक तो बड़ी बहू का है। यही इस घर की परंपरा रही है। देखो माया,
अब जमाना बदल गया है और मंजू मानने वालों में से है नहीं। झगड़ा और बढ़ा तो घर की इज्जत सड़क पर आ जाएगी। बात इतनी बढ़ जाएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब आप ही कोई रास्ता बताओ। अरे करना क्या है, जब इन लोगों को घर के मान सम्मान की परवाह नहीं है तो कर दो हंसुली के 2 टुकड़े, कर दो हंसुली के 2 टुकड़े और फेंक दो इनके आगे। माया, अपनी हंसुली बेचकर दे दो पैसा इन दोनों बहुओं को आधा आधा। तुम ऐसा सोच भी कैसे लिए नंदा के बाबू? हंसुली के टुकड़े करने से पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर देना। मेरी सासू माँ ने इसे मुझे सौंपते समय कहा था, ये खानदान की निशानी है, इसका मान रखना। असली मेरे जीते जी बिक जाए ये मैं किसी कीमत पे ना होने दूंगी। माया, मुझे माफ कर दो माया। अरे मैं गुस्से में ऐसे बोल गया। बात ठीक है तुम्हारी, पर अपने कलेजे पे पत्थर रख लो माया। अब तो इस घर में कला होना तय है। जब देखो आसमान सर पर उठाए रखती हो। अरे कुछ दिन तो सब्र करो। बात किया नहीं मेरी बाबूजी से? ये सब बहाने हैं बुढ़ऊ के। मैं अब इस घर में एक साथ नहीं रह सकती। जब तक मुझे मेरा आधा हिस्सा घर, खेत तथा हंसुली मिल नहीं जाती, मैं अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगी। मंजू ने धमकी देकर बंटवारे की मांग कर दी। बाके और माया के बहुत समझाने पर भी मंजू नहीं मानी। घर की अंदर की बात बाहर ना जाए, इस लोक लाज को त्याग कर बाके और माया ने परिवार के और मित्रों को बातचीत में शामिल करने की कोशिश की कि कुछ हल निकल जाए, पर मंजू अपनी जिद पे अड़ी रही। जब कोई रास्ता शेष न रहा तो मामला पंचायत में आ पहुंचा। बाके और माया खून का घूंट पीकर रह गए और करते भी क्या। उनके द्वारा बसाए और संवारे गए घर के 2 टुकड़े होने की घड़ी आ पहुंची। पंचायत में प्रधान ने कार्रवाई शुरू की तो एक पंच ने कहा, श्री बाकेलाल वल्द शंकर लाल एवं श्रीमती माया देवी के दोनों पुत्रों श्री गौरव कुमार एवं चंदन कुमार ने पंचायत से मांग की है कि उनके पिता की संपत्ति का बंटवारा कर उन्हें अलग कर दिया जाए। दोनों बहुएं किसी भी दशा में साथ रहने को तैयार नहीं है, अतः गौरव कुमार एवं चंदन कुमार चाहते हैं कि उनका हिस्सा देकर अलग कर दिया जाए। गौरव और चंदन, अपनी बात पंचायत के सामने रखिए। प्रधान जी, पूरी बात पंचायत के सामने आ चुकी है। अब हम भाइयों का एक साथ रहना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए हमारा बंटवारा कर दिया जाए। हाँ प्रधान जी, हम भी यही चाहते हैं। अब हमारा बंटवारा हो ही जाना चाहिए। बात जब पंचायत तक आ पहुंची है तो बंटवारा भी हो ही जाएगा, लेकिन एक बार सुलह की कोशिश नहीं करनी चाहिए? सुलह? सुलह का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो मुझे कौन सी सुलह की पड़ी है? और तुम्हें अब मेरी क्या जरूरत है? जब थी तो भैया के आगे पीछे दुम हिलाए घुमा करते थे। कोई एहसान नहीं किया है आपने मेरे ऊपर। जो भी मेरे ऊपर खर्च हुए हैं वो हमारे ही घर के हुए हैं, और उस पर भी मेरा वही अधिकार है जो आपका। कोई अपने ससुराल से लाकर धन नहीं लुटाया है आपने मेरे ऊपर। चंदन, हद से आगे जा रहे हो तुम। बस इतने में ही बिलबिला गए भैया। अरे भी जुबान खोली क्या है मैंने आपकी करतूतों की? क्या मुझे पता नहीं कि पिछले साल फसल की बिक्री क्यों कम बताई गई थी बाबूजी को, और दूसरे दिन से भाभी कान में नहीं बाली टांगी चाहे कि नहीं थी?
झूठ, सरासर झूठ है ये। तुम्हारे जैसा घटिया इंसान ही ऐसी घटिया बात सोच सकता है। फसल के पैसे इसलिए कम आए थे क्योंकि माँ का इलाज होना था उससे। कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? मैं जुआरी हूं? और नहीं तो क्या, तुम बेचनवा के साथ शहर हरि कीर्तन करने जाते हो। बस बस करो अब। न जाने कौन से पाप किए थे मैंने, जो यह दिन देखना पड़ रहा है मुझे। अब मैं अपने पुरखों के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। प्रधान जी, आप मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरी जो भी जायदाद और जमा पूंजी है वो दे दीजिए, इन दोनों को आधा आधा दे दीजिए। सब कुछ दे दीजिए, सब कुछ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। बाके, तुम इसे किस्मत का लेखा समझ स्वीकार करो। शेष कोई चिंता की बात नहीं है। जब तक हम सब लोग इस गांव में हैं, तुम्हें कोई कष्ट कभी नहीं होगा। आप ठीक कहते हैं। पंचों ने सर्वसम्मति से समझ बूझकर खेत और घर 2 हिस्सों में बांट दिया है। घर के शेष सामान को दोनों भाइयों में सहमति से बराबर बांट दिया गया है और उसकी सूची अन्य दस्तावेजों के साथ नत्थी कर दी गई है। आप में से किसी सज्जन को निरीक्षण करना हो तो कृपया आकर देख लें। तत्पश्चात दोनों पक्ष दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दें। क्षमा करें पंचों, मुझे कुछ कहना है। अभी तो सिर्फ घर और खेत का बंटवारा हुआ है। हमारी पुश्तैनी संपत्ति हसली का अभी फैसला होना बाकी है। विवाह से लेकर अभी तक घर की रीति रिवाजों का सारी जिम्मेदारी मेरी पत्नी ने उठाई है। इसलिए हसली पर सिर्फ और सिर्फ लीला का हक बनता है। ऐसा कैसे हो सकता है? हसुली हमारे घर की पुश्तैनी संपत्ति है और उस पर हम दोनों भाइयों का बराबर बराबर हक है, तो उसे लीला भाभी अकेले कैसे रख सकती? हड़प नहीं रही मैं। जब घर के परंपराओं को निभाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो उन परंपराओं की निशानी हसली भी मुझे ही मिलनी चाहिए। पीढ़ियों से ही होता आ रहा है इस घर में। हाँ, पर यह हसली इस घर के पुरखों की निशानी है। परंपरा के नाम पर आप इसे अकेले नहीं नकार सकती। चंदन, मंजू से कह दो जुबान संभाल कर बात करे बड़ों से। तो आप ही क्यों नहीं समझा लेते भाभी को? ज्यादा धौंस ना जमाए बड़े बुने का। अच्छा, तो आज मैं धौंस जमा रही हूँ। जब घर की जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो बड़ी होने के नाते मुझे आगे कर दिया जाता है। वाह, ये जिम्मेदारी! घर का चूल्हा चौका काम काज मैं करूँ, आप बैठकर परंपरा के नाम पर कुछ पूजा पाठ क्या कर लेती हैं? बड़ी जिम्मेदारी हो गई है देवी जी पर। मंजू, मेरा उपहास करना बड़ा महंगा पड़ेगा तुम्हें। मुझे परवाह नहीं, हसूली में मुझे मेरा वाजिब हिस्सा चाहिए बस। वो तो सिर्फ मेरा है। देखती हूँ कैसे लेती हो। मैं भी देखती हूँ बंद कीजिए। मेरा हिस्सा कैसे नहीं मिलेगा। बंद कीजिए, आप बंद कीजिए अपनी हरकतें। प्रधान जी, पंचायत का धर्म है न्याय करना, तो हिस्सेदारी के आधार पर हसुली के भी 2 टुकड़े कर दिए जाने चाहिए। नहीं, माया, 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 प्रधान जी, प्रधान जी, मेरी एक विनती स्वीकार करने का उपकार कीजिए प्रधान जी। हसुली से माया का भावनात्मक लगाव है। उसे मेरी माँ ने हसुली सौंपते समय घर के परंपराओं और संस्कारों को सहेजे रखने की जिम्मेदारी दी थी। हसुली
माया के लिए सिर्फ एक गहना नहीं है प्रधान जी, ये उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ, हसूली के 2 टुकड़े करके मेरी माया को जीते जी मत मारिए प्रधान जी, मेरी माया को जीते जी मत मारिए प्रधान जी। मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकती। न्याय तो तभी होगा जब मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए, उस पर सिर्फ मेरा हक है। पूरे गांव के सामने लोक लिहाज की सीमा जब निम्नतर हो गई तो पंचायत ने गुस्से में कहा, बंद कीजिए आप लोग अपनी बकवास, पंचायत अपना फैसला कर चुकी है। पंचायत का धर्म है न्याय करना, किसी के साथ अन्याय ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए ना तो हसूली के 2 टुकड़े किए जाएंगे और ना ही दोनों बहुओं को इससे वंचित रखा जाएगा। परिवार की निशानी हसूली पर अधिकार वर्ष में 6-6 माह के लिए दोनों बहुओं का होगा। वर्ष के पहले 6 माह इसे बड़ी बहू धारण करेगी तो दूसरे 6 माह छोटी बहू इसे धारण करेगी। अगर स्वीकार हो तो इकरारनामे पर हस्ताक्षर कराई जा सकती है, नहीं तो हमें स्वीकार है प्रधान जी। ठीक है, मैं भी सहमत हूँ। तो आप दोनों इकरारनामे पर हस्ताक्षर करें। ठहरिए प्रधान जी, मुझे एक आपत्ति है। घर, आंगन, खेत, खलियान, यहाँ तक कि मेरे खानदान की निशानी हसूली भी बट गई। जब सब कुछ बट ही गया है तो क्या लगे हाथ तब ये फैसला नहीं हो जाना चाहिए कि लगभग बुढ़ापे की ओर बढ़ रही मैं और मेरे पति का क्या होगा? हम दोनों किसके साथ रहेंगे? इसका भी फैसला आप ही लोग कर दे, क्योंकि जो भाई अपने भाई का नहीं हुआ, जो देवरानी अपनी जेठानी की नहीं हुई, वो हमारी कैसे होगी? हम दोनों कहाँ और कैसे रहेंगे? तुम ठीक कहती हो माया, बिल्कुल ठीक। चंदन और गौरव, आप लोग बताएं, माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी आप में से कौन उठाएगा? किसी विद्वान ने कहा है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बदलते समय की रफ्तार ने हमें कुछ यूं बदल दिया है कि हम अपने संस्कार खोते जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं जरा भावनाओं में बहकर अपनी भूमिका से बाहर आ गया हूं। अपनी भूमिका अदा कर लूं, फिर आकर मिलता हूं आपसे। हाँ भाइयों, गौरव और चंदन की चुप्पी ने पंचायत को यह साफ कर दिया है कि इन्हें माता पिता का धन तो चाहिए, पर उनकी जिम्मेदारी ये उठाना नहीं चाहते, वो इनके लिए बोझ है। तो पंचायत ये फैसला कर रही है कि गौरव और चंदन के हिस्से में आई संपत्ति भी उन्हें तभी मिलेगी जब वो अपनी माँ बाप की देखभाल का जिम्मा उठाएंगे। जिस 6 माह हसूली जिसके घर में रहेगी, बाके और माया भी क्रमशः 6-6 माह के लिए उसी के घर में रहेंगे और इस दौरान माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी इन भाइयों को निभाना होगा। भोला जी, अगर गौरव और चंदन सहमत हो तो आप इकरारनामे पर हस्ताक्षर करवा लीजिएगा, अन्यथा बंटवारे की मांग खारिज समझी जाए। आज की पंचायत यहीं समाप्त होती है। एक बात कही थी ना मैंने आपसे कि बदलते समय की रफ्तार ने हमें बहुत बदल कर रख दिया है। इससे हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। शायद गलत कह रहा हूं मैं। अपनी जड़ों से दूर नहीं हो रहे हम,
बल्कि अपनी जड़ों से कटकर अलग हो रहे हैं हम। आर्थिक उन्नति के मामले में शिक्षा और नौकरियों के लिए हम अपने घर से दूर चले जाते हैं। आप कहते हैं कि ये समय की मांग है, फिर घर से, रिश्तों नातों से, पारंपरिक रीति रिवाजों से आप और आने वाली पीढ़ी दूर हो जाती है। आप कहते हैं कि अब ये सब कौन करता है, समय बहुत बदल गया है। एक ही घर में रहते हुए आप एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते। आप कहते हैं कि ये काम की व्यस्तता है। तो भैया ये समय समय की बात है ना। फिर एक दिन ऐसा आता है कि इसी तरह शिक्षा और नौकरी के नाम पर हमारी अगली पीढ़ी हमसे दूर चली जाती है और फिर कभी लौट कर नहीं आती, और कभी कभार यदि आती भी है तो तब जब या तो हम अस्पताल में होते हैं या कभी कभी तो मुखाग्नि देने भी नहीं पहुंच पाती। जो स्वप्न नीड़ हम और आप बनाते हैं उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने या समझौता कर लेने के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं होता। घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीनी पड़ती है। ये भी समय समय की बात है। भौतिकता को पाने की चाह में अपनापन और रिश्ता समाप्त हो जाता है। धन और संपत्ति मुख्य हो गई है। कला और संस्कृति की बात करना मूर्खता मान ली गई है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी समय समय की बात है ना। माफ कीजिएगा, संशोधन कर रहा हूं अपनी कई इन बातों का। ये समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। ये कोई दौर था जब बाबूजी की बातों का हाँ बाबूजी, जी बाबूजी के अलावा कोई जवाब नहीं होता था, कोई जवाब नहीं होता था। शायद कोई महत्व तो ना हो मेरे कहे इन शब्दों का, लेकिन कोशिश करना इस भीड़ में खुद को पहचानने की कि हम जिंदा हैं या बस जी रहे हैं। ये भी समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। तो भैया अपनी जड़ों को कसकर पकड़ लीजिए। ये समय समय की नहीं, समझ समझ की बात है। कहानी आज की
कुछ पल मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा, कि कुछ पल आप और हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस नाटक में जिन्होंने मंच पर और मंच परे कार्य किया है, अपना योगदान दिया है, हम उन सब का आपको परिचय करा दें, फिर हम आज की संध्या पर आपसे विदा लेंगे। पहले अभिनय में बड़ी बहू की भूमिका में रिम्पी वर्मा, बड़े बेटे गौरव की भूमिका में सत्यम अग्रवाल, पंच की भूमिका में संजीव पांडे, छोटी बहू की भूमिका में प्रियंका विश्वकर्मा, छोटे बेटे चंदन की भूमिका में शैलेश राजभर और माया की भूमिका में सुमन भारती, नंदा की भूमिका में अंशिका पांडे, और अंशिका ही कैमरा भी कर रही थी। हमारे पास मंच परे और लोगों की संख्या नहीं थी, तो हम में से पात्र ही बारी बारी से सारा काम कर रहे थे। साथ ही साथ मैं पार्श्व मंच पे जिन लोगों ने काम किया उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। ये कहानी डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी की लिखी हुई कहानी पर आधारित एक स्क्रिप्ट है। कहानी डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी का। संगीत को स्वरबद्ध किया साधना सोनकर ने, और उस संगीत का संचालन किया संजीव पांडे जी ने, जो सृजन विजन के निदेशक हैं। पार्श्व में ही सहयोग प्रकाश में बहुत सीमित संसाधनों में और छोटी सी जगह में हम काम कर पाए। प्रकाश संयोजन सत्यम अग्रवाल जी ने किया। तकनीकी सहयोग में प्रवीण पांडे, अंशिका पांडे और हमारे कुछ साथी जो इस शहर से, इस जगह से दूर रह करके लगातार हमारी मदद जो भी फ़ोन पे या ऑनलाइन कर पा रहे हैं, खास करके अभिषेक गुप्ता जी, रतन जायसवाल, दीपक शर्मा, शुभो घोष और हमारे बहुत सारे साथी, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। पात्र परिचय में मैं अंतिम भूमिका अपनी जोड़ दूं। नाट्य आलेख, प्रस्तुति परिकल्पना, निर्देशन, बांके और कथावाचक की भूमिका में मैं स्वयं राजकुमार शाह। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि बहुत कम और छोटी जगह पर छोटे संसाधन में, और कुछ कलाकार भी हमारे पास नहीं थे और कुछ साथी कलाकारों से ही हमें काम चलाना पड़ा, फिर भी हमने अपना पूरा का पूरा आपको देने का प्रयास किया है। आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराइएगा, आपका स्वागत रहेगा। और कला प्रभा के अगले संस्करण के बारे में आपको मैं बता दूं, सृजन विजन का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इस कठिनाई के समय में भी कला और संस्कृति के लिए आपने इस तरह से आगे बढ़ के हमारा मित्रता का निर्वहन किया है और साथ दिया है, तो जितनी भी आपकी प्रशंसा की जाए, अभिनंदन किया जाए, कम है। आप दर्शकों का भी मैं हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके अभिनंदन करूंगा कि आप इस समय इस मौके पर हमारे साथी बन रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम लगातार आपको कला से जुड़ी हुई और बहुत सारी प्रस्तुतियां देती रहें। कुछ प्रस्तुतियां प्रक्रिया में है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर एक एपिसोड आने वाले समय में होना है। फिल्मों के गीत जो भारतीय रागों पर आधारित है, उस पर एक अलग से एपिसोड होना है। एक एकल नाटक की तैयारी भी प्रक्रिया में है, थोड़े समय के बाद वो भी आपके सामने आएगी। और कला प्रभा के अगली कड़ी में 24 मई को आपको महक माटी की शीर्षक के अंतर्गत लोक नाट्य नौटंकी पर आपके सामने एक एपिसोड प्रस्तुत होगा, जिसे नौटंकी के विशेषज्ञ और लोक कलाकार, लोक कला मर्मज्ञ श्री अष्टभुजा मिश्रा जी वाराणसी से संयोजित करेंगे। आपको यह एपिसोड देखकर अच्छा लगेगा। आप हमेशा की तरह हमारे साथ बने रहिए, आप तक हमारे हर लाइव की सूचना पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।